N2 की वैल्यू 3, N1 की वैल्यू 2, H बीटा मतलब सेकंड लाइन, N2 की वैल्यू 4 और N1 की वैल्यू 2। तो आप यूज कर लीजिए 1 बाई लेमडा अल्फा फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर 1 बाई छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बाई बड़ी वाली वैल्यू। तो ये 1 बाई 5 5 बाई 36 हो गया, तो 5R बाई 36 हो गया इक्वेशन 1। एच बीटा सर स्टार्टिंग से बता दो, क्या हो गया? स्टार्टिंग से बता दो, अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा एक बार। R मल्टीप्लाइड बाई, मैंने समझने की कोशिश करो मैंने क्या लिखा है। 1 बाई छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बाई बड़ी वाली वैल्यू, तो 3 बाई 16 है, ये 3R बाई 16 हो गया। देखो क्वेश्चन ये था कि एच एल्फा लाइन ऑफ wavelength of H alpha line of Balmer series is 6500 angstrom। H alpha of Balmer series क्या होगी? ये तो आपको पता है, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब H alpha, सेकंड लाइन मतलब बीटा, थर्ड लाइन मतलब गामा। तो बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 1 होती है, V2 मतलब अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन, 422 मतलब बीटा लाइन। बहुत सिंपल है, ये दे रखी है और लेमडा बीटा पूछा है, यही क्वेश्चन है। एक स्पेक्ट्रल लाइन दे रखी है, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज की पूछी है। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो तीन फॉर्मूले हमारे दिमाग में आते हैं। कौन कौन से? En2 minus En1 is equal to 1 quantum energy, Rydberg formula, and delta n plus 1 divided by 2 for sample of atom। yes or no? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन जंप के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये तीन फॉर्मूले जंप के कॉरस्पॉन्डिंग है आपके। तो यहाँ क्या पुट करेंगे? रेडबर्ग फॉर्मूला में 1 बाई लेमडा यानी कि वेव नंबर, रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन दे रखा है ना, एच अल्फा मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये तुरंत। तो आर जेड स्क्वायर मतलब 1 1 बाई छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बाई बड़ी वाली वैल्यू, ये आ गया 5R बाई 16। लेमडा बीटा के लिए 1 बाई छोटी वैल्यू 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई बड़ी वैल्यू 1 बाई 4 स्क्वायर, ये आ गया 3R बाई 16। अब ये दो इक्वेशन आ गई तो कोई भी कर सकता है। लेमडा अल्फा दे रखा है, लेमडा बीटा पूछा है, ये तो दे रखा है। तो क्या कर लो, 1 डिवाइड बाई 2 कर लो। अब तो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2 करते ही लेमडा बीटा बाई लेमडा अल्फा, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज डिवाइड बाय फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्या आ जाएगा? फर्स्ट बाई सेकंड करो, 5R बाई 36 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 3R बाई 16। 3R बाई 16 R के साथ खेलने चला गया। आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये तो पता ही है आपको। लेमडा अल्फा क्या दे रखी है? 6500 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो लेमडा बीटा अपने आप एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। फॉर्मूला के अलावा इस क्वेश्चन में और कोई दम नहीं है, फॉर्मूला के अलावा इस क्वेश्चन में और कोई दम नहीं है। क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर, यस सर। राइडबर्ग फॉर्मूला लगाना है बस। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो चीज ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्टली यूज होगी। हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम में, लिथियम 2 पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम में, सो ऑन सो एच। अगर हाइड्रोजन में N2 टू N1 ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलती है, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, जैसे 6500 एंगस्ट्रॉम की थी अभी अभी, तो हीलियम पॉजिटिव में भी वही लाइन मिल सकती है, स्पेक्ट्रल लाइन। हीलियम पॉजिटिव का स्पेक्ट्रम अलग है। स्पेक्ट्रम इज नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट, स्पेक्ट्रम इज नोन ऑफ द केमिकल स्पीशीज। हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, तो हर एटम का, हर आयन का स्पेक्ट्रम भी यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब पूरा स्पेक्ट्रम अलग है, कुछ कुछ लाइंस कॉमन हो सकती है उनके स्पेक्ट्रम में। N2 से N1, इसमें Z की वैल्यू कितनी है? 2, Z की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2N2 से 2N1 ट्रांजिशन में सेम वो की वो रेडिएशन निकलेगी। यहाँ पे Z से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, 3N2 से 3N1 ट्रांजिशन में वही रेडिएशन निकलेगी। रेडबर्ग फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से, हाइड्रोजन में जो N2 ट्रांजिशन में रेडिएशन मिलती है, बाकी सब में वो ZN2 टू ZN1 ट्रांजिशन में
सेम रेडिएशन मिलती है। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो हाइड्रोजन में N2 to N1 ट्रांजिशन में मिलती है, वो बाकी सब में ZN2 to ZN1 सेम ट्रांजिशन, उस ट्रांजिशन में सेम रेडिएशन मिलती है। यानी कि वही रेडिएशन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी प्रेजेंट है, वही स्पेक्ट्रल लाइन हीलियम पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम में भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लूं, N2 N1 में 2 to 1 ले रहा हूं, 2 to 1, ठीक है, 2 to 1 ले लेता हूं हाइड्रोजन में, तो 2 to 1 में एक रेडिएशन मिलेगी, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम राइडबर्ग फार्मूला से, या En2 - En1 = 1 क्वांटम एनर्जी, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। हीलियम पॉजिटिव में वही क्या होगा, Z से मल्टीप्लाई कर दो, तो Z से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 2 ट्रांजिशन में वही रेडिएशन यहाँ पर मिलेगी, λ1, तो यहाँ पर भी λ1, यहाँ पे Z से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा 6 to 3, वही λ1 मिलेगी। तीनों के स्पेक्ट्रम में सेम लाइन, लेकिन ट्रांजिशन अलग अलग हो गए। यहाँ पे ऊपर से 1 पे आई तो यहाँ लाइमन सीरीज की वो लाइन है, यहाँ बार्मर सीरीज की लाइन है, और यहाँ पेस्टन सीरीज की लाइन है, सेम लाइन। जैसे यहाँ 3 to 2 ट्रांजिशन की बात करूं, से मल्टीप्लाई करो, 6 to 4 ट्रांजिशन में वही λ2 है, तो यहाँ पर भी वही रेडिएशन मिलेगी। यहाँ Z से 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 to 6 वही λ2 मिलेगी। तो क्या समझ में आया, यहाँ N2 to N1 ट्रांजिशन में जो रेडिएशन मिलती है, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सेम, ZN2 to ZN1 ट्रांजिशन में वही रेडिएशन मिलती है। डी एक्साइटेशन होगा तो एमिशन होगा रेडिएशन का, एक्साइटेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन मिलेगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आप बोलोगे सर ये कैसे बताया आपने? अरे भाई रेडबर्ग फॉर्मूला लगाओ, मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लगा रहा हूं और अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगा रहा हूं। स्पीशीज हाइड्रोजन के लिए 1/λ हाइड्रोजन इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई Z², छोटी वाली वैल्यू माइनस बड़ी वाली वैल्यू। बाकी सब में क्या होगा, किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज Z क्या हो जाएगा R, Z² की बजाय 1² की बजाय Z² आ जाएगा इधर। यहाँ पे मैंने क्या बोला, N1 की जगह पर ZN1 हो जाएगा, और N2 की जगह कहां से जंप होगा, ZN2 हो जाएगा। समझदार बच्चे समझ चुके होंगे। यहाँ से Z² बाहर आएगा तो Z² से Z² उड़ गया। क्या आपको लगता है इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 2 का RHS बराबर है? बराबर है, तो लेमडा ऑफ हाइड्रोजन एंड लेमडा ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सेम रहेगा। या मैंने कहां से कहां जंप करवाया, हाइड्रोजन में N2 to N1, और यहाँ पे मैंने ZN2 to ZN1, अगर आप देखो तो बस इसी बेसिस पे मैं बोल रहा था। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में ये रिलेशन आप यूज करोगे, सेम लेमडा आ जाता है, क्योंकि आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम, तो लेमडा भी सेम। पर हाइड्रोजन में N2 to N1 जंप में रो रेडिएशन मिलेगी, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ZN2 to ZN1 में वही रेडिएशन मिलेगी आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव में काफी डायरेक्टली यूज करने में काम आएगा। कुछ रेडिएशन हमारे स्पेक्ट्रम में कॉमन होती है। मैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 करता हूं 9 की बजाय। 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका, टू विच क्वांटम लेवल, क्वांटम लेवल मतलब ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट, क्वांटम लेवल मतलब ऑर्बिट नंबर, डज द इलेक्ट्रॉन जंप इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, Z की वैल्यू 1 ले लीजिए। फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी लेवल, तो पहले क्या है, ग्राउंड स्टेट है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट, एंड ग्राउंड स्टेट से कहां पर जाएगा, मान लीजिए एन में जाता है, ये एन पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला है, टू विच क्वांटम लेवल, एन की वैल्यू बताओ। डज द इलेक्ट्रॉन जंप इन हाइड्रोजन एटम, Z की वैल्यू 1, फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी लेवल यानी if it is given energy corresponding to 99% of ionization potential, कितनी एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली, 99% ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, 99% ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर वाला फोटोन इसको मिला। तो बताओ किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन
100% आयनाइजेशन एनर्जी मिलती तो इन्फिनिटी पे चला जाता। आयनाइजेशन एनर्जी से कम मिलेगी तो किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक काम की चीज बताता हूं, गौर से सुनना। अगर हाइड्रोजन एटम है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी है और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ी है या बराबर है। अगर बड़ी और बराबर है तो all radiations will be absorbed by hydrogen और कम है तो हाइड्रोजन एटम नखरा दिखाएगा। Only some radiations absorbed by hydrogen। अगर आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी किसी भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को मिलती है तो वो बोलता है कि मैं कुछ ही रेडिएशन लूंगा, सारी की सारी रेडिएशन मैं नहीं ले सकता। लेकिन बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी और उससे ज्यादा देते हो तो वेलकम। यस और नो। जैसे आपने बीटेक की, बीटेक करने के बाद आपने बोला कि भाई अगर 25 लाख से ऊपर का पैकेज देते हो मेरे को 21 साल की उम्र में, बीटेक आपकी 21-22 साल में कंप्लीट हो जाती है, तो मेरे को 25 लाख से ऊपर दो तो मुझे लोकेशन कहीं भी दे दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉम्बे, पुणे, चेन्नई जैसी वर्स्ट लोकेशन भी दे दो, सब ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कोई लोग काम नहीं करना चाहते, कोई नहीं जाना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे गर्मी में मर लेंगे पर चेन्नई में। और बोलो कि भाई मुझे कम देते हो तो मुझे चॉइस चाहिए, मैं सिलेक्टेड जगह ही लूंगा, यानी कि मेरी कंडीशंस हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन एटम भी ऐसे नखरे वाला है। वो बोलता है कि 13.6 से कम एनर्जी दे रहे हो ना, क्या तो मुझे आजाद करो, आयनाइज कर दो। और आजाद नहीं कर रहे, सिर्फ एक्साइट करना चाहते हो तो एक्साइट करने लायक दो। बहुत थ्योरी ये बोलती है कहीं पे भी ऑर्बिट नहीं हो सकता, कहीं पे भी जाके मैं नहीं घूम सकता, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट है, फिक्स ऑर्बिट है, ये है तो ये है तो ये R1 पे, फिर R2 पे, फिर R3 पे, इन्हीं डिस्टेंस में, बीच में कहीं नहीं है। तो एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर एब्जॉर्ब होगी, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर फोटोन गिरा हाइड्रोजन एटम पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऑल आर रिजेक्टेड। हाइड्रोजन एटम बोलता है कि तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अपनी मंजिल पर नहीं ले जा सकते। n=1 में मैं घूम रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तो कम से कम n=2 में जाएगा, उससे पहले कोई पाथ नहीं है मेरे घूमने के लिए। उसके लिए मुझे कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। क्या तो मुझे 2 में ले जाओ या 3 में ले जाओ या 4 में ले जाओ, 2 में ले जाओगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन चाहिए, ना कम ना ज्यादा। 3 में ले जाओगे यानी कि ऑर्बिट नंबर 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होती है 12.09, कैलकुलेशन के लिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मिलेगा तो मैं एक्साइट हूंगा, अदरवाइज नहीं हूंगा। तो सिलेक्टेड रेडिएशन, जो कि कुछ ही ऑर्बिट है वहीं पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है और कुछ ही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आयनाइज हो गया तो बल्ले बल्ले 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन तो उसमें इंफिनिटी में ले गया, इलेक्ट्रॉन आजाद, कोई वास्ता नहीं, कोई प्यार, कोई मोहब्बत नहीं, चला गया, आजाद हो गया। 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो गया आयनाइज करने में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से तोड़ेगा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से तोड़ेगा तो वो डी ब्रोगली वेव हो गया। क्या हो गया? डी ब्रोगली वेव। तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लेंगे। 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हाइड्रोजन एटम पे गिरा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको इंफिनिटी में ले जाने में, आयनाइज करने में खर्च हो गई, और बची 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दौड़ेगा, दौड़ेगा तो मूविंग पार्टिकल वेव होता है, मूविंग पार्टिकल डी ब्रोगली वेव पार्टिकल वेव होता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी पुट कर दो, ऐसा यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो इलेक्ट्रॉन रिमूव आ जाएगा। दिस इज वेरी लवली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर। ये सबको समझ में आ गया होगा। Let us continue with it.
भाई साहब 1 से n में जब भी जंप करे तो आप इसमें रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करूं क्या? दो रास्ते हैं मेरे पास, रेडबर्ग फॉर्मूला या En2 माइनस En1 इज इक्वल टू 1 क्वांटम एनर्जी। रेडबर्ग फॉर्मूला में तो लेमडा होता है यार, लेमडा की कहां बात की है इसमें, तो मैं क्या यूज करूंगा? En2 की वैल्यू n पूछी है, En1 1, तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू क्वांटम एनर्जी, और कितनी क्वांटम एनर्जी है? 99% ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू दे दी। भाई मुन्ना मैंने बता दो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? E इंफिनिटी माइनस E ग्राउंड स्टेट, E इंफिनिटी 0, तो ये माइनस E1 होती है। En को क्या लिख सकता हूं? E1 बाई n स्क्वायर, आपकी मनमर्जी है, पूरा फॉर्मूला लगा लो, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1, पूरा फॉर्मूला लगा लो। पर मैं तो पूरा नहीं लगा रहा, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, मेरी मनमर्जी। En इज इक्वल टू E1 बाई n स्क्वायर, ये E1 हो गया, ये 99 बाई 100, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? माइनस E1 है, तो ये माइनस E1 पुट कर दो, E1 खेलने चला गया, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू 99 बाई 100, 1 बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, मैथमेटिकली तो प्लस माइनस 10 आ जाएगा, और भी नंबर कभी माइनस नहीं हो सकता, तो प्लस 10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अभी आप बाकी क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में तो सबसे पहले आप एक लोचा कर दोगे, 1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम, लैंग्वेज में ट्रैप है, आप मिस्टेक करोगे। अरे भाई ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम होता है, वो वेट नहीं है, 1.8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। पहली गलती तो यही करोगे आप क्वेश्चन नंबर 9 में। ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम, ग्राम आयन मतलब मोल ऑफ माइन, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल। आजकल मोल को ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, ठीक है? पता है आपको मोल कॉन्सेप्ट से? जस्ट वांट टू रिकॉल बिकॉज you people make mistake, you people forget it, why it came to application. Question number 14, guys and girls. Okay, so Find the wavelength of next line in the series having lines of hydrogen atom. देखो भाई साहब, बोला है कि किसी एक सीरीज में 6 सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हेम्फ्री सीरीज। N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, N2 की वैल्यू ग्रेटर देन N1, एनीथिंग अप टू इनफिनिटी। बोला है कि फर्स्ट लाइन यानी कि अल्फा, या फर्स्ट बोल दो, फर्स्ट लाइन किसी सीरीज का कितना है? 65 एंगस्ट्रॉम, ये क्लासरूम का एग्जांपल है। सेकंड लाइन किसी सीरीज का है 4863 एंगस्ट्रॉम, थर्ड लाइन है 4342 एंगस्ट्रॉम। याद करने के लिए 4343 देख लो। आप बोलोगे सर याद क्यों करवा रहे हो? मत करो भाई, 4103 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कोई एक सीरीज है। लाइमन सीरीज होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पाल्मर सीरीज होगी तो विजिबल, और बाकी होंगी तो इंफ्रारेड। मुझे बताओ 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज किसकी होती है? विजिबल की। पक्की बात? 3800 से छोटी वेवलेंथ कर दूं यानी कि एनर्जी बढ़ा दूं 150 एंगस्ट्रॉम तक, तो ये अल्ट्रावायलेट, और ये 7600 से एंगस्ट्रॉम से 6 एंगस्ट्रॉम तक अगर मैं कर दूं तो ये इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड। सर आपकी वीडियो रुक गई और ये टूम आवाज आ रही है।
ये हो गया। तो ये सारी की सारी रेडिएशन किसमें फॉल कर रही है, विजिबल पार्ट में फॉल कर रही है ना। तो यानी कि ये बाल्मर सीरीज है हाइड्रोजन एटम की, समझ गए। तो ये बाल्मर सीरीज है, ये आपको वेवलेंथ देगा, ये आपको इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट सबकी वेवलेंथ रेंज आपको याद होनी चाहिए। ये वेवलेंथ रेंज आपको याद होनी चाहिए सबकी। तो बाल्मर सीरीज है। तो ये फर्स्ट लाइन बताओ, फर्स्ट लाइन सबसे बड़ी होती है, 322 सबसे छोटी एनर्जी, तो सबसे बड़ी वेवलेंथ। इंफिनिटी टू 1 सीरीज की लाइन सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे छोटी वेवलेंथ। फर्स्ट लाइन वेवलेंथ सबसे बड़ी है, तो ये कौन सी है, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ बाल्मर सीरीज की। तो क्या होगा, 322 ट्रांजिशन, ये 422, ये 522, ये 622। अब तो क्वेश्चन में कम ही नहीं बचा, बोला है कि नेक्स्ट बताओ कितनी है। तो अरे यार N2 N1 की वैल्यू पता चल गई, कुछ बचा ही नहीं। और लास्ट जो होती है ना सीरीज लिमिट लाइन, वो होती है 3640 3650 मान लो इसको। क्लासरूम में क्वेश्चन किया था, आर यू एबल टू लिसन? यस सर। नो? सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो ये बाल्मर सीरीज है। एक बार आपको पता चला कि ये विजिबल रेंज में है, विजिबल में है, तो ये बाल्मर सीरीज होगी। और फर्स्ट लाइन सबसे बड़ी होती है, तो बाल्मर सीरीज की ये सब विजिबल में है। लेकिन मैंने बोला कि 3800 से 7600, कुछ बुक में 3900 से 7600 एक्स्ट्रा होगा, वो वैरी करता है। पर ये तो विजिबल में नहीं है, ये तो अल्ट्रावायलेट में आ गया। यानी कि बाल्मर सीरीज की सारी रेडिएशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती है। ये लास्ट वाली कुछ लाइन है इंफिनिटी से 2 के पास वाली कुछ लाइन, जो कि विजिबल पार्ट का हिस्सा नहीं है, 3800 एंगस्ट्रॉम का हिस्सा नहीं है। तो N2 N1 का वैल्यू पता चल गई, तो कोई भी निकाल सकता है। रेडबर्ग फॉर्मूला लगा लो, रेडबर्ग फॉर्मूला लगा लो। आर की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में पुट करोगे तो लेमडा सेंटीमीटर में आएगा, आर की वैल्यू मीटर इनवर्स में पुट करोगे तो लेमडा मीटर में आएगा। मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। तो अगर आपका मीटर में आए तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई कर देना, एंगस्ट्रॉम पे आ जाएगा। यस और नो? क्लियर बच्चों? आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली बच्चों का है, तो लेट अस स्टॉप हियर। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं बस लास्ट। तो ये वेवलेंथ ना बाल्मर सीरीज की, ये 3971 एंगस्ट्रॉम करके आता है, 39 समथिंग, मेरे को तो याद ही है। आपको भी ये जितनी अच्छी तरह ध्यान रहे ना, बाल्मर सीरीज की रेडिएशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये अच्छी बात है। ये 6500 एंगस्ट्रॉम, ये 4800 60 लगा लो, ये 43 ये 4100 एंगस्ट्रॉम, ये 3971 एंगस्ट्रॉम, ये 3640 एंगस्ट्रॉम, 3650। तो जितनी आपको रेडिएशन ध्यान है बाल्मर सीरीज के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, तो अच्छी बात है। ये बहुत बार काम आती है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी। अच्छा, मैं आपको कुछ जैसे मैंने वेवलेंथ रेंज बताई ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, विजिबल मतलब VIBGYOR विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रे, और उसके बाद कॉस्मिक रे। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इधर से इधर जाते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो तीन की जरूरत पड़ी थी, रेड के इधर इंफ्रारेड और वायलेट के उधर अल्ट्रावायलेट। विभिन्न को उल्टा करके लिख दो अगर आपको एनर्जी के हिसाब से लिखनी है तो। यहां से यहाँ क्या होगी, रेडियो वेव, कॉस्मिक वेव, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहां से यहाँ एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ किधर से किधर बढ़ेगा, इधर। जैसे मैंने लिखा था अभी 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम,
इसका अभी लिखा था 3800 एंगस्ट्रॉम टू 150 एंगस्ट्रॉम। एक्सरे का हो जाएगा 150 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, उसका 0.1 टू 0.01 और फिर वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। इंफ्रारेड था आपका 600 एंगस्ट्रॉम टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह 10 पावर 9 10 पावर 14 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। तो आपके नोट्स में मैंने वेवलेंथ रेंज लिख रखी है। वेवलेंथ रेंज आपको ध्यान है नहीं है, विबग्योर की वेवलेंथ रेंज को आपको लिखकर भेजूंगा। बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सारी रेडिएशंस है ना। जब सन से रेडिएशन निकलती है तो ये सब निकलती है, लेकिन अर्थ में पहुंचते पहुंचते बस ये पहुंचती है। अर्थ रेडियो वेव माइक्रोवेव बहुत कम एनर्जी वाली है, बड़ी वेवलेंथ, और ये कॉस्मिक रे एक्सरे गामा रे बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक होती है ये सब। चलो बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबके सब बच्चे आप लोग पक्का नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 कंप्लीट कर ले। नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 परसों से आपके धनाधन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। बस मुझे एक वीडियो और डालना है, दैट्स ऑल। वो वेव मैकेनिकल मॉडल का एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट और बचा है, वो आप लोग मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ रेदरफोर्ड मॉडल डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच का एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो रिलेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, वो और है। पर उसके ऊपर क्वेश्चन नरेंद्र अवस्थी में नहीं मिलेंगे आपको, वैसे नहीं पूछा जाता है, पर पहले आईआईटी में एक बार पूछा था, इसलिए मैंने तो काफी डिटेल में नोट्स में भी वो डिस्कस किया है। वो डिस्कस मैं कर लूंगा बाद में कभी भी, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। बस एक वो ग्राफ वगैरह जो बनते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई बहुत ज्यादा नोड निकालना, नोड का रेडियल नोड कहाँ पर है, उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ऑर्बिटल में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, साई स्क्वायर 0 है, तो वो डिस्टेंस निकालने हैं हमें। रेडियल नोड कहाँ है, ऐसा आईआईटी ने भी क्वेश्चन पूछा है और नीट ने भी क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं उसके, वेव मैकेनिकल मॉडल के रेडियल नोड निकालने के लिए। पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे स्फेरिकल पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 रहती है, तो उसको स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड बोलते हैं। R1 पे होगा तो स्फेरिकल नोड, R2 पे एक रेडियल या स्फेरिकल नोड होगा, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, फिर नोड मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस तरह बीच बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जहां पर फिर बीच में कुछ स्फेरिकल नोड होते हैं, यानी कि स्फेरिकल सेल की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। वो इक्वेशन से सोल्व करके आता है, हमें तो डायरेक्टली चीजें ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल। ओके, वेव वाला पार्ट यू विल बी मिसिंग। मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छा r थीटा फाई एक बार समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे वेरी गुड। सर नरेंद्र अवस्थी के डाउट्स कब लोगे? सर नरेंद्र अवस्थी कब लोगे? नरेंद्र सर नरेंद्र अवस्थी के डाउट्स कब लोगे? कल लेंगे या परसों लेंगे? कल लेक्चर अरेंज करवा लूंगा, या फिर परसों तो है बचे हुए परसों। सर कल मैं परसों ले शैलेंद्र को लेना। बोलूंगा लेक्चर किसी अपने दूसरे सर की जगह एडजस्ट कर देंगे। वैसे तो आई विल आस्क, जैसे कल करवा लिया था मैंने, कल वैसे दूसरे सर का था पर मैंने करवा लिया था लेक्चर उस टाइम पे, तो जैसे अवेलेबल होगा स्लॉट वी विल एडजस्ट। आप पूरी तरह कंप्लीट कर ले, कॉन्सेप्ट 5 भी कंप्लीट कर ले, कॉन्सेप्ट 5 आसान लगेगा। एग्जाम्पल सारे देखिए, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, एग्जाम्पल आप देख लोगे समझ लोगे तो वैसे ही आप मान लो कि ज्यादातर काम आपका हो चुका है। ये मान लीजिए एग्जाम्पल आपने समझ के करके, तो मोस्ट ऑफ जॉब इज डन ऑलरेडी। मैं एक बार पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r थीटा और फाई का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, जस्ट फॉर ए मोमेंट। एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स वाई जेड, मान लीजिए बच्चों ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस दिखाई दे रहा है, 10 करके डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, यहां से यहाँ जेड एक्सिस आपकी तरफ आता हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन से मान लेता हूँ ये टिप है, ये टिप। तो ओरिजिन से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे दिखाएंगे हम? एक्स वाई जेड का एक सेट ऑफ वैल्यू से।
एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू का एक सेट होगा, जैसे 2 3 5, तो वो 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, वो आपको पता होगा। 2 क्या है, इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। पहले तो आपको मान लो कोई पॉइंट है 2 3 5, यानी कि एक्स, ये वाई और ये जेड, ये तो सबको पता है, लेकिन ये 2 वैल्यू किस डिस्टेंस को बता रही है। मान लीजिए ये टिप है इधर, ठीक है, तो इसका आप एक्स एक्सिस के ऊपर, इस टिप से एक्स एक्सिस के ऊपर एक रे डालो, तो रे यहां जाके स्ट्राइक करेगी, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसको एक्स बोला जाता है, ये 2 है। y इज इक्वल टू 3 का मतलब इस टिप से परपेंडिकुलर टू y एक्सिस रे डालो, तो वो रे डालेगी यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 है। जेड एक्सिस इधर आपकी तरफ है, तो इस टिप से आप जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, तो रे डालने पर कट किया पॉइंट मिला, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 5 है, 5। तो एक्स वाई जेड क्या है, उस पॉइंट से उस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर करके रे डालें, तो जहां पर वो रे स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताती है। एक्स वाई जेड की एक्चुअल मीनिंग ये होता है। अब आर थीटा फाई क्या है, आर एक डिस्टेंस है, थीटा एंड फाई एंगल है। थीटा को हम जेनिथ एंगल बोल देते हैं और इसको एजीमुथल एंगल बोल देते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोगों ने पढ़ा है। और ये दोनों एंगुलर पार्ट हो गए, ये रेडियल पार्ट हो गया, रेडियल डिस्टेंस। मान लीजिए न्यूक्लियस, श्रोडिंगर ने न्यूक्लियस को ओरिजिन माना, और न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव की तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, डी ब्रोगली वेव की तरह। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी पोजीशन है, तो कहीं एक पॉइंट के ऊपर एट ए टाइम होगा, तो उस पॉइंट का आर थीटा एंड फाई, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से आता है वायर लगा दो, स्ट्रेट खींच लो वायर, तो ये है आर, क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट का सीधा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर हो गया रेडियल डिस्टेंस, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से उस पॉइंट का डिस्टेंस ही आर है, रेडियल डिस्टेंस। अब ये थीटा क्या है, देखो ये आर पॉइंट हो गया, आर, आर हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये जो आर है आपका, यहां से यहां तक जो आर है, ये आपका आर है। इस आर का, इस आर वाले लेंथ का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है, किस कौन सा, ये आर है इधर है, तो ये जो एंगल है इसको मैं थीटा बोलता हूं। क्या बोलता हूं, अपेक्स एक्सिस जेनिथ एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है। तो ये क्या है, ये तो आर है, तो ये यहाँ पे रे डालूंगा, तो ये क्या, इसको जेड बोलते थे, तो जेड क्या हो गया, आर कोस थीटा हो गया, जेड क्या हो गया, आर कोस थीटा हो गया। अब आर कोस थीटा इस पॉइंट से, आर कोस थीटा तो ये हो गया, यस और नो, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का आर साइन थीटा। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर यहाँ पर आर साइन थीटा का वो ले लेता हूं, एक प्रोजेक्शन यहां से यहां। अब इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसको हम फाई बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंगल। ये क्या है आपका, एक्स है, ये वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड मान लो, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्रोजेक्शन क्या है आपका, वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, आर को के मान लेता हूं, तो एक्स क्या हो गया, के कोस फाई, और वाई क्या हो गया, के साइन फाई। के को क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा कोस फाई, और इसको लिखूंगा आर साइन थीटा साइन फाई। देखो दोस्तों, ये पूरी इमेजिन करने की चीज है, मैथमेटिक्स में तो बहुत बार यूज होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। ये एंगुलर पार्ट है, ये रेडियल पार्ट है, तो रेडियल नोड्स निकालने के तो यही काफी है।
आप लोगों को जितना भी समझ में आ गया अच्छी बात है। ट्राई टू इमेजिन, ये आप एक बार देख लेना ये वैल्यू कैसे आई है। यू हैव टू इमेजिन, थोड़ा मैंने इमेजिन करवा दिया। अगर एक फिजिकली एक रूम में प्रेजेंट होते तो आई वुड हैव हेल्प यू लॉट, सबके दिमाग में बैठ जाता। लास्ट से लास्ट स्टूडेंट के लिए मुझे 2 बार रिपीट करना पड़ता है, आई नो, बट everyone can understand. Think about it, reflect about it, try to understand. We will use in the last part of atomic structure के जितने क्वेश्चन है सब लगा लीजिए आप। कंप्लीट इट, लेवल 1 सबका कंप्लीट होना चाहिए कल तक, और कॉन्सेप्ट 3, 4, 5 भी सबका 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके आज शाम तक सब लोग अपने आंसर्स, अपने नोट्स प्रैक्टिस वाले सबमिट कर दें व्हाट्सएप पे, प्लीज डोंट डिले। बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया है अभी तक। ओके गाइस, फाइनली से गुड बाय फॉर टुडे। इट इज टाइम टू स्टॉप। कीप स्माइलिंग, keep putting your best efforts. Thank you very much. Wish you good luck. Jai Hind, Jai Bharat.